ठीक है। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, ग्रेविटेशन पढ़ा है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में हम लोग बेसिकली बात करेंगे, डिफाइन करें यदि मान लीजिए इसको एक छोटे बेसिक लेवल पर, इट इज अट्रैक्शन फोर्स, या फिर कह लीजिए इट इज सिंपली अट्रैक्शन बिटवीन, या फिर हम एक छोटा सा एग्जांपल देके बताते हैं। सपोज कीजिए एग्जांपल फर्स्ट लें, एग्जांपल फर्स्ट ले रहे हैं। ग्राउंड सरफेस है, एक बॉल को हमने ऊपर फेंका और फिर बॉल रिटर्न बैक होकर के नीचे आ गया। ऐसा होता है, ये पॉइंट ए से और पॉइंट बी, तो बॉल ऊपर फेंका फिर रिटर्न बैक होकर नीचे आया, ठीक है, ग्राउंड से टकरा गया। सेकंड एग्जांपल देखें, मान लीजिए हमारे पास ट्री है और यहां से क्या एप्पल कहां के गिरा, ग्राउंड पे। डायरेक्शन ऑफ लिख देते हैं भाई, कोई ठिकाना नहीं है इसका। मैंगो, आम भी गिर सकता है, कोई जरूरी है कि एप्पल ही गिरे। जिसको टेस्ट, जिसको आम पसंद है वो आम गिरा लो, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ, थोड़े ना मिल रहा है, सिर्फ बनाना तो है, ठीक है। और कोई एग्जांपल लेते हैं, सी आ जाइए, थर्ड एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आप किसी टावर पे खड़े हैं और आपने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, बॉल को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, बॉल, जैसे कुछ मेरे आंसू निकले थे उसी तरह, ठीक है। इसका आने का सबसे मेन रीजन ही है ग्रेविटेशन, ठीक है। तो बेसिकली इसका फिर डेफिनेशन लिख लेंगे, एग्जांपल में डायग्राम बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है वो। देखिए, जैसे बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका लेकिन रिटर्न बैक होकर नीचे आया वो, ठीक है। उसमें किस चीज का बेस्ट रोल था, जो ग्राउंड अपनी उसको अट्रैक्ट कर रहा था, तो कोई तो एक फोर्स लग रहा था जो कि ग्राउंड उसको अपनी ओर खींच रहा था। उसके बाद जैसे ट्री है, उस पर मैंगो ड्रॉप किया, गिरा, पकने के बाद टूट के अपने नीचे गिरा, तो कोई एक ऐसा फोर्स जरूर होगा जो कि नीचे ग्राउंड की तरफ लग रहा होगा। अदरवाइज यदि ग्राउंड की तरफ फोर्स नहीं लगता, इस मैंगो पर कोई फोर्स ही नहीं लगता, तो वहीं रह जाता, या ऊपर की तरफ फोर्स लगता तो ऊपर चला जाता। यहां पर इन सब में कॉमन चीज क्या है, ग्राउंड, और यहां भी क्या है, ग्राउंड। ये सारे कॉमन पॉइंट, कॉमन टॉप क्या है, ग्राउंड। इसका मतलब है कि यदि हम ग्राउंड और किसी ऑब्जेक्ट को देखें तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मास है, मतलब कैसा भी मास हो, कैसे भी नेचर का बॉडी हो, उस पर लगेगा, ठीक है। जैसे यहां पर बॉल है, मान लीजिए कि आप सपोज माने कि ये रबड़ का बॉल है और यदि इसकी जगह प्लास्टिक कर दें तो क्या अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन अलग मटेरियल है, अलग प्रॉपर्टी का मटेरियल है, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स तो उसके लिए भी है। इसका मतलब है कि कोई कैसे भी नेचर का, कैसे भी प्रॉपर्टी का हम मटेरियल लेंगे, उसके बीच में, किसके बीच में, मटेरियल और ग्राउंड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसका शेप एंड साइज क्या है ये भी मैटर नहीं करता, और इसके साथ साथ इसका की क्या अंदर का प्रॉपर्टी है वो भी मैटर नहीं करता। जैसे यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर एप्पल होगा, मैंगो हो सकता है, कोई भी चीज, आप पाइनएप्पल छोड़िएगा तो वो नहीं गिरेगा क्या, गिरेगा। इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी का शेप एंड साइज क्या है, उसके इंटरनल प्रॉपर्टीज क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राउंड और उस बॉडी के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। और यही फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि ग्राउंड की ही बात करें। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर में हम मान लीजिए कि एक सर्कुलर पाथ में मून है, मून, और सेंटर पॉइंट पर यहां अर्थ है,
ठीक है, आप सबको पता है कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है ना। तो एक रेडियस है, मान लीजिए कि ये एक रेडियस आर, ठीक है। अब ये मून जो है वो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो कोई तो एक ऐसा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि उसको सर्कुलर पाथ पर घुमा रहा होगा। तो ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। बोलिए, क्या संकोच हो रहा है इसको बोलने में? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसी भी दो बॉडी के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिंग फोर्स है, ठीक है। और यदि बॉडी पर फोर्स लग रहा है, बॉडी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो फेनोमेना क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन में हमेशा हम दो बॉडी या दो से अधिक बॉडी को अट्रैक्ट करता हुआ देखेंगे, या टेंडेंसी होगी अट्रैक्ट करने की, या अट्रैक्ट हो भी रहा होगा, ठीक है। जैसे यहां पर ये मान लीजिए रेडियस उसका फिक्स है, तो टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की, अट्रैक्ट होने से ये अंदर चला जाता ना। जैसे यहां पर आप बॉल को फेंके, तो वो बॉल को तो हॉरिजॉन्टल जाना चाहिए था, क्योंकि ग्राउंड उसको बॉल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए ये कर्व पाथ बना, ठीक है। और फाइनली उस बॉल को ग्राउंड ने अपनी तरफ खींच लिया। यहां पर सेम वही चीज, यहां भी सेम वही चीज। इसका मतलब यह है कि या तो अट्रैक्ट करेगा, या तो टेंडेंसी होगी उस बॉडी को अट्रैक्ट करने की, ठीक है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग जो फर्स्ट क्लास में भी, पहले ही लेक्चर में भी पहले देखे थे, 5 नंबर। मान लीजिए ये ग्राउंड या टेबल है, इसको हम मान ले कि ये टेबल है, टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है। तो यहां पर वो टेबल पर रखा हुआ है, और यहां टेबल के नीचे ग्राउंड है, टेबल ग्राउंड पे रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि मास जो m है वो नीचे तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी टेंडेंसी है नीचे आने की। क्यों? क्योंकि जब टेबल हटाएंगे तेजी से नीचे गिरेगा। जैसे ये पेन है, ये पेन यहां रखा हुआ है, तो अभी ग्राउंड इसको खींच रहा है, लेकिन ये जा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो इसका यहां पर जो वेज है, ये वेज इस पर ऊपर की तरफ फोर्स दिखा रहा है, लगा रहा है, जिस कारण से ये बैलेंस है। लेकिन यदि वेज के साइड हम यहां कर दें, तो यहां छोड़ेंगे तो ये गिर जाएगा, क्योंकि ग्राउंड उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट यहां भी कर रहा है और यहां भी कर रहा है। यहां में और यहां में अंतर यह है कि यहां पर वेज नहीं है, यानी इसको नॉर्मल फोर्स नहीं मिल रहा है। यहां पर नॉर्मल फोर्स मिल रहा है, इसीलिए वो बैलेंस है। यहां नॉर्मल फोर्स नहीं मिल रहा है, इसलिए वो नीचे गिर जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो कि किसी दो बॉडी के बीच में लगेगा, उनके नेचर कैसे हैं, बॉडी का शेप एंड साइज क्या है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, और इस फेनोमेना को हम लोग, जो अट्रैक्शन होगा उसको हम लोग ग्रेविटेशन बोलेंगे, ठीक है। ये सारे एग्जांपल उसी के हैं, और इसमें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर वो रोल प्ले कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लीजिए, सपोज कीजिए, क्यों हम बोल रहे हैं कि ये चीज आपको 12th में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और फोर्स है उसमें यूज होगा, क्यों कह रहे हैं ऐसा? यदि मान लीजिए कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां एक नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो Fc उस केस में क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिंग फोर्स किसका? दो चार्ज पार्टिकल के बीच का। तो दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जो अट्रैक्टिंग फोर्स है वो कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है। या एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मान लीजिए ये प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इनमें जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, ठीक है। और रिपल्सिव फोर्स होगा, किस नेचर का होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का। यहां पर जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल नेचर का है। तो यहां पर हम अट्रैक्शन ही सिर्फ पढ़ेंगे, लेकिन वहां अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों पढ़ना होगा। तो हम यदि एक साइड को पढ़ ले, अट्रैक्शन वाला मैटर हम पढ़ ले, तो हमको सिर्फ वहां रिपल्सन ही देखना होगा, सेम नेचर भी होगा। आपको हम बार बार बताएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताते हैं जो आप पढ़ चुके हैं। सब लोग ध्यान से देखिए। ग्रेविटेशनल फोर्स मान लेते हैं Fg, जिसको बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। तो यदि यहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लेंगे, तो यहां Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सिमिलरिटी देख रहे हैं? जो रोल यहां पर मास का है वही रोल यहां पर चार्ज का है, जो रोल उनके सेपरेशन का है वही रोल यहां पर सेपरेशन का है। यहां पर एक जो कांस्टेंट यूज होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और यहां पर जो यूज होगा K, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
इसलिए हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि यदि ये चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल में दिक्कत नहीं आएगी, और उससे उसको बढ़िया से कर लीजिएगा तो फील्ड आपको फिर इसमें मैग्नेटिज्म में दिक्कत नहीं आएगी। और ये दोनों बढ़िया होगा तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपको दिखने ही से ही लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, ये सारे चीजों चैप्टर्स में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहां से शुरू होगी? यहां से। और यहां पर इसको समझने के लिए दिक्कत कहां से शुरू होगी? वेक्टर से, और जो बेसिक हम लोग सर्कुलर मोशन वगैरह में पढ़े हैं वो सबसे, क्योंकि हम लोग यहां फोर्स की बात कर रहे हैं, और फोर्स कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, वो सारा चीज रिपीट होगा। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए और कुछ पॉइंट्स लिखाते हैं, उसको लिखिए। एक फ्रेश पेज में लिखिएगा, 2-3 पेज छोड़ करके फ्रेश पेज में, ताकि आप पीछे का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ रहेंगे वो आप लिख सके। चलिए, और ये आप लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, थोड़ा हम लोग तेजी से निकल सकते हैं इसमें। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हेडिंग दीजिए। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स के जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग चले हम, हेडिंग दे दिए। देखिए, न्यूटन्स के अकॉर्डिंग हम चले हम लोग, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्हीं का दिया हुआ है, उनके अकॉर्डिंग चले तो आप ये समझिए कि दो बॉडी हैं। अभी सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दीजिए, अभी लिखना नहीं है, देखिए ध्यान से। दो बॉडी या दो पार्टिकल आप मान सकते हैं, इस चैप्टर में आप बॉडी को पार्टिकल मान सकते हैं, ठीक है। जो हम लोग रोटेशन से पहले कर रहे थे, रोटेशन में सिर्फ हम लोग बॉडी को पार्टिकल नहीं माने थे, इसमें आप मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक पार्टिकल या बॉडी कह लीजिए, सेम चीज होगा। तो यहां पर मान लीजिए m1 मास है, और ये फर्स्ट पॉइंट हो गया जहां पर m1 मास है, और ये सेकेंड पॉइंट हो गया जहां m2 मास है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको हम r मान रहे हैं, ठीक है। r मान सकते हैं, x मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, r सेपरेशन है। तो लॉ जो इनका न्यूटन्स का लॉ है वो क्या कह रहा है कि द फोर्स, फोर्स कैसा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हम उसी चैप्टर में हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the separation between two masses, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चले तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, और ये फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन देखिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर, यहां पर छूट गया ये, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू मासेस, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये आया है ऑब्जर्वेशन से, इसीलिए इसको लॉ कहा जा रहा है। लॉ कैसे बनता है? आप 2000 टाइम्स, 3000 टाइम्स या फिर 1000 टाइम्स आप रिपीटेड उस पैरामीटर्स को यूज कीजिए, मतलब उनके अलग अलग पैरामीटर्स को रख करके आप उसको प्रैक्टिकल करिए। उसके बाद एक रिलेशन बनता है, उसी रिलेशन को कनेक्ट करके हम लॉ बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए उन्होंने देखा कि दो मासेस लिए, अब वो मास यहां पर पहले 1 kg लिया, यहां 1 kg लिया, तो देखा कि फोर्स का अट्रैक्शन क्या आया। सपोज मान लीजिए यहां 100 kg ले लें, यहां 100 kg ले लेंगे, तो क्या अट्रैक्शन आएगा? इसका मतलब है कि मास के बदलने से अट्रैक्टिव फोर्स बदल रहा है। और कैसे बदल रहा है? तो उनके दोनों में यदि एक का मास बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है, इसका भी मास, और इसका दोनों का बढ़ा रहे हैं तो भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है उनके प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है,
ठीक है, सेपरेशन बढ़ा रहे हैं तो फोर्स घट रहा है, सेपरेशन कम कर रहे हैं तो फोर्स बढ़ रहा है, इसलिए इनवर्सली रख दिया उसको। इस तरह से लॉ जनरेट किए। अब यहां पर आइए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वेशन 3 मान लें इसको। अब हम क्या कर सकते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है? जो कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेट करेगा, ठीक है, और ये भी एक्सपेरिमेंट से आता है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वेयर G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होगा? यूनिट क्या होगा? G है ना, तो इसको इधर ले आएंगे, F इंटू आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर बराबर G होगा। तो यूनिट क्या होना चाहिए? फोर्स का यूनिट क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इस सॉरी ये मास है ना, तो इसका क्या होगा? kg स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट G क्या होगा? kg सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया। अच्छा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसलिए क्योंकि सारे जगह पर ये वैल्यू वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि हम पानी में ले रहे हैं तो अलग लेंगे, यदि ग्राउंड सरफेस पे ले रहे हैं तो अलग लेंगे, हाइट यदि ग्राउंड से हम ऊपर जा रहे हैं तो कम लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जी का वैल्यू चेंज होता है, पोल पर अलग होता है, इक्वेटर पे अलग होता है, जी का वैल्यू होता है, वो हम बताएंगे, वो पूरा प्रूफ करना है हम लोग को इस चैप्टर में, खुद देखिएगा कि क्यों होता है। लेकिन इसके यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये सब जगह पर सेम होगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, इसलिए यूनिवर्सल लॉ है। क्यों है? कि आप अर्थ और स्पेन का ले लीजिए या फिर आप अर्थ और मून का ले लीजिए, दोनों जगह पर जी का वैल्यू वही होगा, सेम होगा, पूरे इनवर्स में ये फॉलो होगा, ठीक है। अब ये वैल्यू और ये वाला फोर्स, ये जो रिजल्ट निकल के आया है, आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड है, नहीं समझे? ग्रेविटेशनल फोर्स का ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अभी हम लोग डिफाइन नहीं किए, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो सीखे उसमें ये है कि दो बॉडी एक दूसरे से आर सेपरेशन पे है, दोनों का मासेस m1 और m2 है, और उनके बीच का अट्रैक्टिंग फोर्स जो होगा वो F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर होगा, ये उनके बीच का अट्रैक्टिंग फोर्स होगा। और ये एकदम क्या बोलते हैं इसको, ये मान के चलना है हमको, ये है कि ये अट्रैक्टिव नेचर का ही होगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर कुछ नहीं करेगा, ये रिपेल नहीं कर सकता, ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद इसके बाद हम उसके प्रॉपर्टीज में आएंगे, तो प्रॉपर्टीज हम लोग ध्यान से देखें तो क्या क्या लिख सकते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या हो सकता है इसका प्रॉपर्टीज? पहला प्रॉपर्टी देखिए क्या है, हाँ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है, इसका मतलब फिजिकल कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है दो बॉडी के बीच में। दूसरा, द फोर्सेस लाई इन अ, या फिर ऐसे कह देंगे, फोर्सेस एक्ट along line joining between two masses होगा। थर्ड, magnitude of forces will be same। कैसे? ध्यान से देखिए यहां पर, फिर से यहां पर यहीं पे हम देख लेते हैं, आइए यहां पर
यहां देखिए, ये जो मास है m1, वो m2 मास को अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये होगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। तो इसको F21 को हम पढ़ेंगे फोर्स अप्लाइड ऑन टू ड्यू टू 1, कह सकते हैं ऐसा। तो ये फोर्स 2 पे लगा, किसके थ्रू? 1 के थ्रू। उसी तरह 1 पे फोर्स लगेगा, ये होगा F12। तो F12 को क्या करेंगे? ये होगा फोर्स अप्लाइड ऑन 1 ड्यू टू 2। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिए, दोनों का मिलाने वाला जो लाइन है उसके अलोंग है, ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू मासेज है, ठीक है। साथ ही साथ मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, क्यों है? यदि इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, यदि F21 बात करें, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? G m1 m2 बाई आर स्क्वायर होगा। और यदि हम बात करें F12 का, तो इसका मैग्नीट्यूड G m1 m2 बाई आर स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ठीक है। 4 नंबर, नेचर ऑफ फोर्सेस आर सेम। नेचर ऑफ फोर्सेस इज क्या है, आर कह देते हैं, सेम, ठीक। 5 नंबर, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस विल बी अपोजिट होगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस विल बी अपोजिट। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है? होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोग जो पढ़े थे, तो उसमें हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर पढ़े थे। याद कीजिए उस पल को, हम लोग पढ़े थे। तो उसमें एक्शन रिएक्शन पेयर की मेनली बेसिकली हम 4 बेसिक प्रॉपर्टी पढ़े थे। पहला, सेम नेचर का फोर्स होगा, एक दूसरे पर लगेगा, दो अलग अलग बॉडीज पे लगेगा, सेम नेचर का होगा, दो अलग अलग बॉडीज पे लगेगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। और एक पांचवा जोड़ लीजिए तो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू मासेज होगा, दोनों के लाइन पर ही एक्ट करेगा। वो सारे प्रॉपर्टीज यहां फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। सेम नेचर का फोर्स है, ये यदि मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, एक लाइन को फॉलो कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये इस पर लग गया, उसके कुछ सेकंड के बाद ये फोर्स इस पर लगा। तो फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली। ये सारे प्रॉपर्टीज किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो एक्शन रिएक्शन पेयर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं ये बात, कौन सा? F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ऐसा लिख सकते हैं क्या? एक्शन रिएक्शन पेयर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए F12 को हम यहां डिस्प्लेस कर दें, कर सकते हैं पैरेलल शिफ्ट, कर सकते हैं ना, वेक्टर का वो कौन याद है ना। और F21 को हम यहां शिफ्ट कर देते हैं, F21 को, क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। इसको थोड़ा हल्का बड़ा बना, तो यहां पर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो इस केस में डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये कह सकते हैं कि F12 इज नेगेटिव वेक्टर किसका? ऑफ F21। होगा ऐसा? होगा ना। तो जब नेगेटिव वेक्टर, दो नेगेटिव वेक्टर को ऐड कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। इसीलिए आप इसको इधर ले आइए, तो क्या लिखेंगे आप? F12 प्लस F21 इज इक्वल टू, तो इसमें एक बहुत जबरदस्त एक कहानी है। वो क्या है?
इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि फिजिक्स नहीं लेना चाहिए था? ठीक है, तो F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0, ये इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि हम इन दोनों मासेस को कंबाइंड सिस्टम मान लें तो सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? सो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 और सो P ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बात कुछ समझ में आया? एक ही बोर्ड पे हम लोग कई कई चीज समझ लिए, उसको हरा रंग से हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आपको लिखना ही लिखना चाहिए। और सिस्टम शुरू में नहीं मान लीजिएगा, अलग डायग्राम बना के बनाइएगा। ठीक है, हमने एक ही डायग्राम पर सब कुछ दिखा दिया, आपको अलग अलग डायग्राम बनाना चाहिए। पहला ही शुरू में ही आप पूरा सिस्टम मान लीजिएगा, तो इसकी बात बाद में आप करिएगा। उससे बढ़िया है कि इसको बना लेंगे, एक्सप्लेनेशन पेयर दिखा देंगे, उसका अलग एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें कि ये फोर्सेस दिखाकर एक कंबाइंड सिस्टम बना देंगे। क्योंकि ये जीरो हुआ है, इसीलिए सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस क्या है? इंटरनल फोर्सेस हो गए। इंटरनल फोर्सेस हो गए तो सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। नहीं समझे? क्योंकि इन दोनों को हम जब कंबाइंड सिस्टम मान रहे हैं तो अलग से कोई दूसरा फोर्स है ही नहीं, कोई फोर्स है यहां पर। यदि इसको हम सिर्फ सिस्टम मानेंगे तो हाँ, एक एक्सटर्नल फोर्स है। यदि इसको सिस्टम मानेंगे तो एक एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन जब दोनों को कंबाइंड सिस्टम मानेंगे तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। उसमें हम सिस्टम का कंबाइंड कह सकते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम है वो जीरो है, मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। अच्छा, इसको हम कैसे यूज करते हैं, फिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? मान लीजिए कि यहाँ पर जो मास m1 है उसका इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर मास जो m2 है उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो आपसे पूछता है कि 5 सेकंड के बाद इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा? क्यों? क्योंकि मास पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वो भी उसके बराबर होगा। इससे हम उसका फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये तब हो पाएगा जब सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, तो ही हम वो काम कर सकेंगे। समझ गए इस बात को? लिख लीजिए, कंप्लीट कीजिए, वहां से लिखना। और किसी को कोई डाउट? कल हम आधा घंटा समय निकाल के पूछ लेंगे, पहले पूछेंगे ना? हाँ, सनी बोल रहे हम आएंगे। सनी, ये सब पचड़ा में हम पढ़ते ही नहीं क्या?